जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है, रसोई में चाय बनाने का मन है, गैस का नॉब घुमाया और कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई नीली लौ नहीं जलती, बस एक खाली आवाज आती है। बिल्कुल। अब अगर मैं कहूँ कि उस चूल्हे के ना जलने का कारण लोकल सप्लाई चेन की कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। मतलब गैस एजेंसी वाले की छुट्टी नहीं है इसका कारण। हाँ, नहीं। इसका सीधा संबंध अमेरिका में चल रहे अरबों डॉलर के कॉरपोरेट मुकदमों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं के ब्लैकमेल से है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन असल में ये आज की सच्चाई है। वही तो। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी ही रिपोर्ट को डिकोड करने जा रहे हैं जो रसोई के गैस सिलेंडर को वैश्विक भू राजनीति के सबसे अंधेरे कोनों से जोड़ती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सतह पर महज एक नागरिक असुविधा लगती है, वो दरअसल बहुत बड़े भू राजनीतिक और संस्थागत बदलावों का नतीजा है। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य स्रोत है 12 मार्च 2026 को आरएमएन न्यूज पर पब्लिश हुई राकेश रमन की एक विस्तृत रिपोर्ट। जिसका शीर्षक है इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस डीपन्स अमिड एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज एंड इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम कुछ अन्य संबंधित रिपोर्ट्स का भी विश्लेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य आज ये समझना है कि कैसे घरेलू ऊर्जा संकट और विदेशी कूटनीति एक दूसरे के साथ पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। मतलब दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। एकदम सही। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरें, एक बेहद महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना आवश्यक है। बिल्कुल। इस आरएमएन रिपोर्ट में वर्तमान सरकार और मुख्य विपक्षी दल दोनों के ही खिलाफ कुछ बेहद विस्फोटक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील दावे किए गए हैं। बहुत ही गंभीर आरोप है, सच कहूं तो। हाँ, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष, पार्टी या विचारधारा का समर्थन या बचाव करने नहीं बैठे हैं। सही बात है। हमारा काम किसी एजेंडे को आगे बढ़ाना नहीं है। एकदम। हमारा इस राजनीतिक दौड़ में कोई घोड़ा नहीं दौड़ रहा है। हमारा काम केवल इस स्रोत में दिए गए तथ्यों को डिकोड करना है, ताकि निष्पक्ष रूप से ये विश्लेषण किया जा सके कि असल में तर्क क्या दिए जा रहे हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। किसी रिपोर्ट का विश्लेषण करने का मतलब उसका समर्थन करना नहीं होता। तो अगर हम रिपोर्ट की शुरुआत देखें तो ये ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से हमने बात शुरू की थी। यानी आम इंसान की रसोई से। हाँ, बिल्कुल बुनियादी स्तर से। पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता चल रही है, उसकी वजह से। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में जो भू राजनीतिक संघर्ष है, उसके कारण भारत में एलपीजी और पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई है। सही बात है। हाँ, सप्लाई चेन पूरी तरह चोक हो गई है। और जाहिर है कीमतें आसमान छू रही हैं। तो अब जब गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है या इतना महंगा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट बताती है कि भारी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और यहीं से ये पूरी स्थिति एक बहुत ही खतरनाक मोड़ देती है। अच्छा, खतरनाक कैसे? देखिए, सतही तौर पे कोई भी इसे देखकर कह सकता है कि ये तो प्रौद्योगिकी का विकास है। लोग गैस से बिजली की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। हाँ, सुनने में तो अच्छा ही लगता है। लेकिन रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से इस धारणा को खारिज करती है। रिपोर्ट के अनुसार ये कोई तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि ये संवेदनशीलता का स्थानांतरण है। मतलब माइग्रेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। मैं सोच रही थी कि इस माइग्रेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम एक लीक हो रहे पाइप का पानी बस एक ऐसी बाल्टी में डाल रहे हैं जो पहले से ही लबालब भरी हुई है? ये तुलना काफी हद तक सटीक है। आप अपनी परेशानी सुलझा नहीं रहे हैं, बस उसका बोझ किसी और कमजोर सिस्टम पर डाल रहे हैं। और वो कमजोर सिस्टम हमारा पावर ग्रिड है। बिल्कुल। हमारा राष्ट्रीय पावर ग्रिड पहले से ही अपनी अधिकतम क्षमताओं पर संघर्ष कर रहा है। अब सोचिए, एक आम इंडक्शन कुकटॉप लगभग 2000 वॉट बिजली खींचता है। बाप रे, 2000 वॉट? हाँ, अब अगर किसी शहर में लाखों परिवार जिनके पास गैस नहीं है, शाम को 7 बजे एक साथ अपना इंडक्शन कुकटॉप चालू कर दें, तो क्या होगा? तो फिर लोकल ट्रांसफॉर्मर्स तो पक्का उड़ जाएंगे, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। एकदम सही। ग्रिड के बुनियादी ढांचे को इस तरह के अचानक और अप्रत्याशित लोड कर्व के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। मतलब हमने रसोई की गैस की समस्या को पूरे देश के पावर ग्रिड के पतन में बदल दिया है। वही तो मैं बता रहा था। गैस की कमी का बोझ अब पावर ग्रिड पर आ गया है, जो इस संकट को और गहरा कर रहा है। और स्रोत बताता है कि प्रशासन इस स्थिति को लेकर भीतर ही भीतर बहुत डरा हुआ है। उनकी हवा टाइट है। बिल्कुल।
और वो डर उनके फैसलों में दिख भी रहा है। हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है कि सरकार घरों में गैस सिलेंडर जमा करने को लेके जो स्टोरेज लिमिट्स होती है ना, उनको लेके बहुत सख्त कानूनी चेतावनियां जारी कर रही है। जी, नोटिस भेजे जा रहे हैं लोगों को। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बैंडेड समाधान नहीं है? मेरा मतलब है, अगर गैस की कमी है तो घरों में पुलिस भेजने या डराने से गैस तो पैदा नहीं हो जाएगी ना? रिपोर्ट का तर्क भी यही है। ये जो कानूनी सख्ती है, ये प्रशासन की घबराहट को छिपाने का एक तरीका है। जब नीतियां विफल हो जाती हैं तो वे नियंत्रण दिखाने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाते हैं। लेकिन ये तो मूल बीमारी का इलाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुकिए, ये बात हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ले जाती है। हाँ, मेरे दिमाग में भी एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है। बताइए। अगर हमारा पावर ग्रिड फेल होने की कगार पर है और पकाने के लिए गैस नहीं है, तो सरकार बस अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गैस खरीद क्यों नहीं लेती? कौन सी चीज हमारे नीति निर्माताओं को लकवाग्रस्त कर रही है? आ, इस सवाल का जवाब रिपोर्ट के सबसे विवादास्पद हिस्से में छुपा है। रिपोर्ट दावा करती है कि ये विफलता प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है। राजनीतिक? मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव? हाँ, यहाँ स्रोत विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक गंभीर आरोप का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं और बाहरी दबाव में काम कर रहे हैं। जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मैंने स्रोत में पढ़ा कि ये रिपोर्ट इस दबाव का कारण एप्स्टीन फाइल्स को बताती है। जी, बिल्कुल। मतलब सीरियसली, ये तो इंटरनेट की किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है। क्या ये रिपोर्ट गंभीरता से मेरी रसोई की गैस की किल्लत को जेफरी एप्स्टीन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ रही है? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, वे इतनी लंबी छलांग को कैसे सही ठहराते हैं? एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और रिपोर्ट की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इसके पीछे के तर्क को समझना होगा। स्रोत ये नहीं कह रहा है कि इन फाइलों में सीधे तौर पर कोई भारत की ऊर्जा नीति लिखी हुई है। तो फिर कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है लेवरेज या सौदेबाजी की ताकत। रिपोर्ट आरोप लगाती है कि विदेशी ताकतें संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके ब्लैकमेल कर रहे हैं, और यह सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, रिपोर्ट इसे अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी एसईसी की जांच और कॉरपोरेट घोटालों से भी जोड़ती है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में देखा कि वे अक्टूबर 2025 की एक एक्सपोज का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, जो गौतम अडानी के समूह के बारे में है। हाँ, मई 2025 में अडानी समूह को दिए गए $3.9 बिलियन के एलआईसी बेल आउट के बारे में है। रिपोर्ट का तर्क यह है कि अगर किसी देश का नेतृत्व अमेरिका जैसी महाशक्ति की कानूनी या वित्तीय जांच के घेरे में फंसा हुआ है, जैसे कि ये $3.9 बिलियन का बेल आउट, जिसमें भारत के वित्त मंत्रालय के शामिल होने का आरोप है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे में उस देश की संप्रभुता कमजोर पड़ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के सौदे करने जाते हैं, तो आप कड़े शब्दों में मोलभाव नहीं कर सकते, सही पकड़े हैं। क्योंकि सामने वाला देश आपके नेताओं या आपके कॉरपोरेट दिग्गजों की कमजोरियों को जानता है। क्या ये एक ऐसा शतरंज का खेल बन गया है जहां राजा की चाल कोई और तय कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो यही है, अगर ये आरोप आंशिक रूप से भी सच हैं, तो पेट्रोल और एलपीजी की किल्लत कोई पॉलिसी फेलियर नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ऐसे नेतृत्व का परिणाम है जिसे बाहरी ताकतों ने रणनीतिक रूप से निष्क्रिय कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये तो बहुत ही भयानक विचार है। मतलब करोड़ों लोगों की ऊर्जा सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेल के खेल में सिर्फ कोलैटरल डैमेज बन के रह गई है। स्रोत के दावों को आधार माने तो निष्कर्ष यही निकलता है, नीतियां अब नई दिल्ली में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बैकरूम्स में तय हो रही हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, और मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर स्थिति इतनी ही खराब है, अगर सत्ताधारी दल भारी दबाव में है, देश में गैस नहीं है, ग्रिड फेल हो रहे हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। किसी भी सामान्य लोकतांत्रिक प्रणाली में तो ऐसे अभूतपूर्व संकट पर अब तक विद्रोह हो जाना चाहिए था, लोग सड़कों पर होने चाहिए थे। लेकिन स्रोत के अनुसार विपक्ष की जो शांति है वो हैरान करने वाली है। रिपोर्ट इस स्थिति को किश्तों में विरोध कहती है, अंग्रेजी में कहें तो एपिसोडिक आउटरेज। एपिसोडिक आउटरेज? हाँ, मतलब ये एक ऐसा विरोध है जो सड़कों पर जन आंदोलन बनने के बजाय सिर्फ रुक रुक कर प्रकट होता है, जैसे बस एक ट्वीट कर दिया या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो वे असल में सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? स्रोत इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट कारण बताता है, कानूनी पट्टा या लीगल लीश।
ये तो उस कुत्ते की तरह है जो बाढ़ के पीछे से भौंक तो रहा है, लेकिन पट्टे से बंधे होने के कारण कभी बाढ़ फांद नहीं सकता। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वे विरोध करते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। और स्रोत इस पट्टे को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ता है। सही कहा मैंने? जी, रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हेराल्ड केस राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक ऐसा कानूनी शिकंजा है जिसे प्रशासन जब चाहे कस सकता है। मतलब जब भी विपक्ष ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश करे, उन्हें जेल का डर दिखा दो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बात सिर्फ अदालती तारीखों या जेल जाने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट एक बहुत बड़े और डरावने चिलिंग इफेक्ट की ओर इशारा करती है। चिलिंग इफेक्ट यानी एक ऐसा माहौल जहां विरोधियों को पूरी तरह चुप करा दिया जाए। हाँ, और स्मोक स्क्रीन रिसर्च नामक एक अध्ययन का हवाला देते हुए रिपोर्ट इस डर के मैकेनिज्म का खुलासा करती है। उस रिसर्च में क्या बताया गया है? उसमें विरोधियों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का एक खौफनाक पैटर्न बताया गया है। जैसे कि जैसे संदिग्ध सड़क दुर्घटनाएं, अचानक स्वास्थ्य का बहुत खराब हो जाना, रहस्यमय विमान दुर्घटनाएं और यहाँ तक कि अनसुलझी हत्याएं। बाप रे, सच में? हाँ, रिपोर्ट यही दावा करती है। डर का ये माहौल ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक बहादुरी की कीमत किसी की जान भी हो सकती है। तो जब दांव इतने ऊंचे हों, तो कोई भी नेता असली लोकतांत्रिक प्रतिरोध करने से डरेगा। बिल्कुल, जिससे असली विरोध खत्म हो जाता है और बचता है सिर्फ वो दिखावटी एपिसोडिक आउटरीच। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब मेरा मतलब है, सत्ता पक्ष अपनी मजबूरियों में फंसा है और विपक्ष अपनी खामोशी में। तो इस पूरी व्यवस्था का अंतिम परिणाम क्या है? इसी अंतिम परिणाम को स्रोत स्मोक स्क्रीन 2026 ट्रैप कहता है। ये ट्रैप कैसे काम करता है? रिपोर्ट के अनुसार ये जो विपक्ष का रुक रुक कर होने वाला गुस्सा है, ये वास्तव में प्रशासन के लिए एक प्रेशर वाल्व का काम करता है। प्रेशर वाल्व, जैसे कुकर की सीटी जो अतिरिक्त भाप निकाल देती है ताकि कुकर फटे नहीं। एकदम सही समझे। ये दिखावटी विरोध जनता की हताशा को बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता देता है। जनता को लगता है कि कोई तो आवाज उठा रहा है। लेकिन असल में सत्ता के मूल ढांचे को कोई चुनौती नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो लोकतंत्र का भ्रम है, ये 3 घातक स्तंभों पर टिका है। अच्छा, वे 3 स्तंभ कौन से हैं? मुझे इन्हें समझना है। पहला है चुनावी अस्पष्टता, यानी इलेक्टोरल ओपेसिटी। इसका मतलब चुनाव में धांधली? सिर्फ धांधली नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया फंडिंग से लेकर वोटिंग तक को इतना अस्पष्ट बना देना कि आम आदमी को पता ही न चले कि असली जनादेश क्या था। समझ गई। और दूसरा? दूसरा है नैरेटिव कंट्रोल, यानी असहमति को मिटाना। मतलब मीडिया और सोशल मीडिया पर कब्जा। हाँ, इसके जरिए तय किया जाता है कि देश किस बारे में बात करेगा और गैस की कमी जैसी असली समस्याओं को कैसे दबाया जाएगा। और तीसरा स्तंभ? तीसरा है संस्थागत कब्जा या इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, यानी स्वतंत्र निकायों पर नियंत्रण। जी हाँ, जांच एजेंसियां, न्यायपालिका के हिस्से, चुनाव आयोग, जिनका काम सरकार की जवाबदेही तय करना था, उन्हें पंगु बना दिया गया है। अगर मैं इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखूं, तो ये एक ऐसे नाटक को देखने जैसा है जहां सेट तो लोकतंत्र का है, लेकिन स्क्रिप्ट पहले से ही तय है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि रसोई गैस का यह संकट केवल एक लॉजिस्टिक विफलता नहीं है। तो ये क्या है? ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरे देश की भविष्य की स्थिरता का सौदा कर लिया गया है। आम नागरिक इस फंसे हुए नेतृत्व और लकवाग्रस्त विपक्ष के बीच चक्की के 2 पाटों की तरह पिस रहा है। ये वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। तो इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया का एक भू राजनीतिक संकट सीधे भारतीय रसोई तक पहुंच गया है। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार बाहरी ब्लैकमेल, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो या अडानी का LIC विवाद, और आंतरिक कानूनी हथकंडे जैसे नेशनल हेराल्ड केस, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो गई है। सही कहा। जब जानकारी का इतना ओवरलोड होता है तो असली मुद्दे छिप जाते हैं। ये चर्चा दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की समस्याएं जैसे महंगा पेट्रोल या गैस की कमी सीधे तौर पर वैश्विक कूटनीति से जुड़ी हैं। और देश की उन अदृश्य सत्ता संरचनाओं से भी जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रही हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम एक आखिरी विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहते हैं। वो क्या? अगर वर्तमान राजनीतिक ढांचा
सत्ता और मुख्य विपक्षी दल दोनों पूरी तरह से एक भ्रम या स्मोक स्क्रीन का हिस्सा बन चुके हैं, तो वे कौन सा अभूतपूर्व नागरिक नेतृत्व वाला कदम या घटना हो सकती है जो भविष्य में इस चक्रव्यूह को तोड़कर वास्तविक जवाबदेही ला सके। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस प्रेशर वॉल वाले सिस्टम को दरकिनार कर सके? यही तो सोचना है, इस पर विचार कीजिएगा। खैर, सीखने और समझने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, सतह के नीचे बहुत कुछ है जिसे समझना भी बाकी है। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।